अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं नाइला रिजवान, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ वेलबींग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम WBC के प्लेटफॉर्म से लाइव आपको ज्वाइन करते हैं ताकि अवेयरनेस फैला सकें और स्पेशली अपने डिफरेंट प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं ताकि वो हमें अपनी तजर्बे की रोशनी में आगाह कर सकें कि किस तरीके से हमने इन बच्चों को, बड़ों को और रिहैब में किस तरीके से बच्चों के साथ, बड़ों के साथ काम करना है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें सिर्फ एक बंदा काम नहीं करता, एक प्रोफेशनल काम नहीं करता, बल्कि एक टीम वर्क की जरूरत होती है। आज इसी सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मोहम्मद अली साहब को, जो कि हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम जी, जो कि एक अगर मैं इनकी डिटेल बताऊं तो ये हेयरिंग एड स्पेशलिस्ट हैं, बिलाल हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देते हैं और डिफरेंट जगहों पे अपने कैंप्स करते हैं ताकि सोसाइटी में अपनी खिदमत दे सकें। आज जिस चीज पे हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग एड के बारे में कि किस तरीके से हेयरिंग एड को मेंटेन रखा जा सकता है, कौन से हेयरिंग एड बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेहतर हैं। लेटेस्ट हेयरिंग एड के बारे में भी बात करेंगे और जो कि सबसे अहम पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे और टारगेट करेंगे अपने उन वालिदैन को, उन स्पेशल एजुकेटर को, शेडो टीचर्स को जो कि इतनी ज्यादा हाव नाव नहीं रखते, बट बहुत जरूरी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने बच्चों के हेयरिंग एड को चेक करना है ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, प्रोडक्शन है, वो एक अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकें। इन तमाम चीजों पे डिस्कशन के लिए हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच अली कि आप तशरीफ लाए और अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को गाइड करने के लिए आए हैं। बिल्कुल जी मैम, इंशाल्लाह कि जो हमसे हो सकता हुआ हमारी भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और जो ये हेयरिंग एड यूज़र्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि वो इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकें और बहुत सी जो उनमें प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं वो खुद भी सॉल्व कर सकें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हमें जब भी कुछ छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और स्पेशली इस बिजी लाइफ में ये एक बड़ा हार्ड टास्क आ जाता है, क्योंकि डिले होती चली जाती है, चीज डिले होती जाती है और बच्चे का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। अच्छा अली, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि जब हम हेयरिंग एड की बात करते हैं तो पेरेंट्स को यही नहीं पता होता कि कौन से हेयरिंग एड उनके बच्चे के लिए बेहतर है, क्योंकि बच्चे खुद भी छेड़ रहे होते हैं हेयरिंग एड्स को। तो इस बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सबसे पहले ज़रूरी है हेयरिंग एड के लिए तो पहले बच्चे का कानों का टेस्ट जो है, सिंपल जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री है या ABR या ASSR जो लेटेस्ट टेस्ट जो चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट करवाया जाए ताकि उसमें पता चले कि बच्चे का लॉस एक्चुअल है क्या, ठीक है। फिर जब एक दफ़ा लॉस पता चल जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाता है कि आपको ये वाला हेयरिंग एड उसके लिए सूटेबल है। तो जब आप वो हेयरिंग एड उसको लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे वो बेहतर फ़ायदा उठा सकता है। ओके फाइन। अली साहब, एक और चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन नोटिस की जाती है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, जब हमारे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं हमें स्पीच थेरेपी की जरूरत है और हम कहते हैं इनका हेयरिंग एड वर्क नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स को ये ही नहीं पता होता कि क्या जो लगा हुआ हेयरिंग एड है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं सबसे ज्यादा मैं आपको टिप्स ये बता देता हूँ ताकि वो पेरेंट्स जो ये हेयरिंग एड बच्चों को लगवा रहे हैं या जो लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले वो खुद ही चेक कर सकते हैं कि आया कि ये हेयरिंग एड वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। तो जितने भी हेयरिंग एड्स हैं अभी तक, तो उसके अंदर बैटरी या सेल डलता है, ठीक है। तो जैसे ही वो सेल डालते हैं तो उसमें से एक फीडबैक या टून की जो आवाज़ है, मैं आपको एक दफ़ा सुना देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे हेयरिंग एड्स भी हैं, शायद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, ठीक है। इस तरह का ये हेयरिंग एड होता है। तो जैसे ही ये ऑन किया जाता है तो इस तरह की एक ये साउंड देता है, ठीक है। जैसे ये हाथ में बंद करेंगे ना, तो इसी से पता चल जाता है कि हेयरिंग एड ओके है, ठीक है। अगर तो ये बंद करने के बावजूद हाथ में और ये आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है या तो सेल सही नहीं है, या हेयरिंग एड में कोई प्रॉब्लम है, या इससे किसी मोल्ड वगैरह में कोई प्रॉब्लम है। तो बस सबसे मेन जो इसकी निशानी यही है कि आप ये चेक कर लें कि इसमें से आपको ये आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर ये आवाज़ आ रही है तो इसके बाद फिर आप बच्चे के कान पे ये डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है। फाइन।
और ये हेयरिंग एड लगे हुए भी हम बच्चे के कानों के करीब अगर अपने हाथ क्लोज करते हैं तो वो हाँ, आवाज इससे भी आता है। अगर वो काफी पावरफुल हेयरिंग एड है या स्वेयर या प्रोफाउंड लॉस के अगर वो हेयरिंग एड है तो अगर उनके कान में लगा हुआ हो और अगर आप उसके ऊपर हाथ रखें तो इसमें माइक और रिसीवर जब आपस में मिल जाते हैं तो उसमें से एक ये सीटी की या फीडबैक की आवाज जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये भी इसकी एक ऑन होने की अलामत है कि ये हेयरिंग एड वर्किंग में, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट। मोहम्मद अली साहब के तवसत से मैं एक बात ये भी कहलवाना चाहूंगी कि हम जब भी किसी पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि हेयरिंग टेस्ट के लिए जाएं तो उन्हें अवेयरनेस नहीं होती अली साहब के बच्चे का सोना जरूरी है जैसे वेरा में या एसएसआर में, तो बड़े प्रोलॉन्ग टाइम तक वो एफर्ट करते रहते हैं, तो इस बारे में भी जरूर गाइड करें। ठीक है, मैं आप बता दूं कि बच्चों में खास तौर पे स्पेशली जो तकरीबन 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो टेस्ट है वो बड़ों वाला टेस्ट नहीं है। ठीक है, या तो उसमें एबीआर किया जाता है या एसएसआर किया जाता है। अब तो लेटेस्ट जो टेस्ट चल रहा है वो एएसएसआर है। ठीक है, तो इन टेस्ट के लिए जरूरी है कि बच्चे का सेंटर पे जाके सोना। ठीक है, तो सोने के लिए जरूरी है कि तभी वो बच्चा सोएगा कि जब उसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी। अगर आप उसको उसकी अगर नींद पूरी हो जाती है, आप सेंटर पे ले जाते हैं और वो सोएगा नहीं तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा और जो वो सेंटर वाले होते हैं उनका भी टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप बच्चे को थोड़ा जगा के रखें ताकि कि वहाँ पे सेंटर में आए तो उसको नींद आई हुई हो, और फिर ये कि थोड़ी सी मेडिकेशन वगैरह की जाती है तो उसके बाद फिर बच्चा वहाँ पे सो जाता है। तो सोने के बाद जो वो टेस्ट किया जाता है उससे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और स्पेशली ये बच्चों में। और बड़े जो होते हैं वो तो जाहिर सी बात है कि वो बड़ा टेस्ट है, वो प्योर टू नार्डियोमेट्री कहलाती है। तो उसमें ये होता है कि वो बड़े जो है वो खुद बता देते हैं कि हमें कोई आवाज आ रही है तो उसका रिस्पॉन्स कर देते हैं। पर बच्चे जो होते हैं जाहिर सी बात है वो बता नहीं सकते कि उनको कोई आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, वो जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उनको सलाह के जो टेस्ट किया जाता है या तो एबीआर है या एसएसआर कहलाते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा अली साहब, एक मैं चीज पूछूंगी जो कि आप अभी बता रहे थे ऑफ कैमरा के ये हम एक किस तरीके से वॉइस चेक कर सकते हैं कि क्या हेयरिंग एड वर्किंग है, या उसमें से साउंड आ रहा है, ऑन तो है लेकिन साउंड आ रहा है, तो वो जरूर मैं आपको इसमें बता देता हूँ। बड़ी एक आसान सी चीज है और ये पेरेंट्स वगैरह ये कि वो रख सकते हैं आसान से। एक ये पाइप होता है जो ड्रिप का पाइप कहलाता है ना, ठीक है, वो आप एक पाइप ले लें और उसके आगे एक टिप लगा दें जो आपके कान में आ जाए। ठीक है, इस तरह की। तो ये आप कान में लगा लें अपने, और हेयरिंग एड को जो है वो आपने ऑन करना है। जिस तरह ये हेयरिंग एड है, ठीक है, मेरी हेयरिंग एड है, इसको आप ऑन करेंगे और इसका जो मोल्ड का आगे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जहां से ये आवाज निकलती है, ठीक है, हाँ, यहाँ से जहां से ये आवाज निकलती है तो आपने इसके आगे इस पाइप को रखना है। ठीक है, ये जो पाइप है, और सुनना है और बोलना है कि इसमें से कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें से जो आवाज आ रही है वो सही है कि नहीं है, कम है या ज्यादा है, जो भी है वो आपको इसमें से ही पता चल जाएगा कि आपको आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि हियरिंग एड वर्किंग है। ठीक है, और दूसरा स्पेशली खास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में जो हेयरिंग एड यूज किए जाते हैं, अब तो खैर लेटेस्ट बड़ों में भी कंप्यूटराइज हेयरिंग एड यूज किए जाते हैं, पर ये बच्चों में ध्यान रखें कि जो हेयरिंग एड होते हैं उनमें जो वॉल्यूम है वो लॉक होना चाहिए। ठीक है, जो बटन है वो लाजमी लॉक होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बटन्स वगैरह को छेड़ते हैं, कभी कम कर देंगे कभी ज्यादा कर देंगे। तो आपका जो हेयरिंग के प्रोफेशनल है उनको कह दिया करें कि जो प्रोग्रामिंग वाले जो हेयरिंग एड है तो इनके जो बटन है वो आपने लॉक करने हैं, जहां पे इसका हेयरिंग लॉस है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम करके तो बटन उनके लॉक करवा दिया करें। नहीं तो अगर बटन लॉक नहीं होंगे तो बच्चे बार बार उसको कम ज्यादा कर देंगे तो पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता कि आवाज कम होगी है या ज्यादा होगी है। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि जो वॉल्यूम वगैरह है वो इनके लॉक करवा दीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ओके फाइन। ये बड़ी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि पेरेंट्स को, स्पेशल एजुकेटर को और हर टीचर, शेडो टीचर सबको पता होना चाहिए, बिकॉज स्पीच थेरेपिस्ट के पास तो एक स्पेसिफिक टाइम में बच्चा आता है, लेकिन एक बड़ा ड्यूरेशन जो है वो टीचर के पास और पेरेंट्स के पास गुजारता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं जो कि आप बड़ा कीनली सुने और इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा अली, आपने एक बताया कि जब हेयरिंग एड बंद होता है तो उसका कोई साउंड नहीं होता, और जब हेयरिंग एड ऑन होता है तो उसको जब हम एक स्पेसिफिक बाउंड्री देते हैं तो साउंड होता है। बट अबाउट जो सेल वीक हो रहे होते हैं तो उस सूरत में कैसे
क्योंकि वर्क भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, वो ऑफ एंड ऑन वाली बात आ जाती है, या क्या सिस्टम? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर जो जितने भी अब लेटेस्ट हेयरिंग एड हैं, उसमें ये होता है कि जब सेल वीक हो जाता है तो वो उसके अंदर टून या बीप की आवाज देना शुरू कर देता है कुछ टाइम के लिए ना, कुछ कुछ सेकंड्स के बाद बीप बीप की आवाज देना शुरू कर देता है, और उसके बाद फिर ये कि वो सेल बंद हो जाता है। तो ये नहीं होता कि आवाज बिल्कुल ही कम हो जाती है, बस ये कि वो बीप की आवाज देना शुरू कर देते हैं, तो उससे ही पता चल जाता है कि ये आवाज नहीं आ रही। और जैसे ही जब भी आपने हियरिंग एड बच्चे को लगाना है, तो बस आपने उसको चेक करना है कि आया कि उसमें से ये बीप की जो फीडबैक की आवाज है, कि जब हम हाथ में बंद करते हैं तो वो एक पू की आवाज आनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि वर्किंग है हियरिंग एड। और फिर ये कि इसके बाद आप उसके कान पे लगा दें। फाइन फाइन, गुड। मोस्टली हम लोग जब बात करते हैं बच्चों की, आपने भी जैसे कहा कि हमें जो उसकी सेटिंग है उसको लॉक करवा देना चाहिए, और लेकिन अब जैसे बहुत जिद्दत आती जा रही है, और हेयरिंग एड भी यकीनन ऐसे हैं जो डिजिटल होंगे। जी जी बिल्कुल, डिजिटल कंप्यूटराइज बिल्कुल। हाँ, उसमें आप क्या गाइड करना चाहेंगे पेरेंट्स को, जो फर्स्ट टाइम अगर किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हेयरिंग टेस्ट के पास जाते हैं, तो वो कैसे उनको एक्सप्लेन करें कि हमें यही स्पेसिफिक चाहिए, या उनके रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है? प्रेसिस में तो फर्क है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो हैं वो 2-3 तरह की चल रही हैं अभी भी हमारे मुल्क में ना। ठीक है। एक तो एनालॉग हियरिंग एड होते हैं, उनको सादा आला कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल भी हैं, और अब उसमें लेटेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल वो हियरिंग एड्स हैं, ठीक है। तो जब बेहतर जो है वो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल है, कि वो उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ग्राफ के जरिए उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो उसमें ये सबसे बड़ा ऑप्शन ही यही है कि आप जो है उसके बटन वगैरह बच्चों में खासतौर पे वो लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि डिजिटल जो होते हैं, इससे पहले वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसमें ये था कि बटन वगैरह लॉक नहीं होते, तो फिर उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा कभी आवाज ज्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है, ठीक है। तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो उसको एक तरह की साउंड नहीं आ रही होती। तो बेहतर यही है कि कंप्यूटराइज्ड डिजिटल जो हियरिंग एड है जो लेटेस्ट है वही यूज करवाने चाहिए, ताकि उसमें से एक तो आवाज की क्लैरिटी भी ज्यादा होती है, कि आवाज ज्यादा क्लियर आती है, और उसमें जो शोर होता है, नॉइसेस जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। और जबकि जो दूसरे हियरिंग एड्स हैं उनमें ज्यादा नॉइसेस भी ज्यादा आती हैं। तो बेहतर यही है कि जो कंप्यूटराइज हियरिंग एड है वही यूज करवाए जाएं, और वो हियरिंग एड यूज किए करवाए जाएं बच्चों में कि जिनके बटन लॉक हो जाएं। ओके ओके, फाइन, एक्सीलेंट। अच्छा अली, एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि मोस्टली हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जिनका माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर लेवल पे उनका हियरिंग लॉस है, और कोक्लिया को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ उनको एक ही इम्पैक्ट दे दिया जाता है कि कोक्लिया के अलावा तो ये सुन ही नहीं सकते। तो इस सिलसिले में एक हियरिंग एड किस हद तक हेल्प कर सकता है, और क्या हमें वो यूज करना चाहिए या नहीं? ठीक है, अगर तो एक बच्चे का लॉस अगर परफॉर्म भी है, ठीक है, तो फिर भी एक हियरिंग एड लाजमी यूज करना चाहिए, ताकि उसको आवाज कुछ ना कुछ आती रहे, ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट बनिस्बत हियरिंग एड के तो बहुत अच्छी चीज है, पर हमारे यहाँ पे मसला ये है कि वो अफोर्ड करना एक आम बंदे के लिए, आम पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ अदारे थे जो कुछ फ्री करवाते हैं या कुछ कम कीमत में करवाते हैं, पर ये कि वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली, अगर कोई प्राइवेट अगर उनको लेना चाहे। तो बेहतर ये कि अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो हियरिंग एड तो कम से कम लाजमी आपने लगाना है, ताकि आपको बच्चे को कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल साउंड्स और स्पीच साउंड्स कुछ ना कुछ उसको आती रहे। तो उससे ये होगा कि जब वो कुछ सुनेगा तभी कुछ रिस्पॉन्स कर सकता है। तो अगर तो आप कोक्लियर इम्प्लांट नहीं भी यूज कर सकते तो आप कम से कम हियरिंग एड तो लाजमी यूज करें, ठीक है। और अगर जिसने कोक्लियर इम्प्लांट भी करवाना होता है तो स्टडी यही कहती है कि कम से कम 3 से 6 महीने उससे पहले हियरिंग एड यूज करना चाहिए, ताकि उसको आवाज की कुछ ना कुछ समझ आ जाए, ठीक है, कि आवाज कैसी होती है, साउंड कैसे होते हैं। क्योंकि जब एकदम कोई नई चीज बंदा सुनता है ना, तो शुरू में थोड़ा सा शॉक में आ जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता यूज टू करवाते हैं तो उससे ये होता है कि इतनी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। और एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि हियरिंग एड्स के बारे में ही ना, कि जैसे हियरिंग एड जो होते हैं शुरू शुरू में बच्चे जो हैं वो इतना यूज नहीं करते, बाजू का उतारते हैं, हाथ मार देते हैं। तो खैर इसकी सेफ्टी के लिए भी बच्चों में वो क्लिप्स वगैरह लगाते हैं, कि ताकि वो किड क्लिप लाते हैं, कि ताकि हियरिंग एड जो है वो डैमेज ना हो, गिरे ना, घूमे ना,
ठीक है। और दूसरा जो हियरिंग एड यूज करने का तरीका ये है कि बहुत से यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह को पता ही नहीं है कि हियरिंग एड यूज कैसे करवाते हैं बच्चे को, यूज टू कैसे करवाना है आपने, ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका ही यही है कि आपने शुरू में थोड़ा थोड़ा करके लगाना है पेशेंट को, बच्चे को, ठीक है, ताकि वो मिसाल के तौर पे अगर सुबह आप लगाते हैं आधा घंटा, 8 बजे लगाते हैं तो 8:30 बजे उतार देंगे, आधा घंटा तकरीबन बस आपने उसके कान पे लगाना है, ठीक है। फिर इसी तरह दोपहर को आपने फिर आधा घंटा जो है उस बच्चे के कान पे लगाना है और फिर आधे घंटे के बाद उतार देना है। फिर शाम को आधा घंटा लगाना है, उससे बातें वगैरह करनी है और फिर उसके बाद उतार देना है, ठीक है। यानी कि सुबह दोपहर शाम सिर्फ आपने आधा आधा घंटा ये यूज करवाना होता है बच्चे को, ठीक है। फर्स्ट टाइम यूजर है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह पहला पूरा हफ्ता आपने इसी रूटीन को फॉलो करना है कि सुबह दोपहर शाम आपने आधा आधा घंटा बच्चे को यूज करवाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 घंटा कर देना है, आधा घंटा आपने बढ़ा देना है अगले हफ्ते में, ठीक है। दूसरे हफ्ते में 1 घंटा कर देना है सुबह, 1 घंटा दोपहर और 1 घंटा जो है वो आपने शाम को यूज करवाना है, ठीक है। तो दूसरा पूरा हफ्ता 1 घंटा सुबह दोपहर शाम। पहले हफ्ते में हमने क्या किया था, आधा घंटा सुबह दोपहर शाम बच्चे को लगाया, दूसरे हफ्ते में 1 घंटा सुबह दोपहर शाम लगाना है, ठीक है। इसी तरह तीसरे हफ्ते में क्या करना है कि आधा घंटा मजीद बढ़ा देना है, ठीक है, 1.5 घंटा सुबह दोपहर शाम बच्चे को लगाना है। इसी तरह चौथे हफ्ते में मजीद आधा घंटा बढ़ा देना है, 2 घंटे सुबह दोपहर शाम लगा। इसी तरह आपने हर हफ्ते में आधा आधा घंटा बढ़ाते रहना है 8 हफ्तों तक, ठीक है। 8 हफ्तों से मुराद ये होती है कि 2 महीने तक आपने सुबह दोपहर शाम में आधा आधा घंटा हर हफ्ते में बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो जब 2 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चा जो है मुकम्मल तौर पे यूज टू हो जाता है हियरिंग एड का। तो जब वो सुबह उठता है उस टाइम वो लगाएगा, जब उसने सोना हो, नहाना हो, मुंह हाथ धोना हो, वजू करना हो तो खाली उस टाइम उतारेगा, बाकी सारा दिन लगा रहे हियरिंग एड। 2 महीने के बाद, 2 महीने से पहले अगर ज्यादा लगाएंगे तो बच्चे जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, वो तंग होते हैं, फिर वो लगाते ही नहीं, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि थोड़ा थोड़ा करके उनको यूज टू करवाएं, 2 महीने का ये टाइम होता है, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पे वो इसके आदी हो जाते हैं। बिल्कुल अली, बहुत खूबसूरत बात की आपने, क्योंकि महीने 2 में तो पेरेंट्स भी गिव अप कर देते हैं कि बच्चा लगा ही नहीं रहा, हम क्या वो करें। होता ही यही है कि जब वो शुरू में ना, क्या करें, होता ही यही है कि जब शुरू में ज्यादा लगाते हैं ना तो वो बच्चा तंग होता है तो उतार देता है, तो वो पेरेंट्स भी लगा देते हैं, फिर वो उतार देता है, तो वो तंग होता है वो बच्चा भी, क्योंकि ज्यादा वो लगा रहे होते हैं। तो बस शुरू में थोड़ा थोड़ा लगाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि उसको कोई पेन वगैरह भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू भी हो जाएगा। बिल्कुल एक एक्सटर्नल चीज है ये, और स्पेशली हम जब अपने प्रैक्टिकल वर्क में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप चाहे शुरू में 2-3 दफा बंद ही लगा दें उसको, ऐसा ही है कि बंद लगा दें उसको, पता चल जाए कि वो चीज लग रही है। हाँ, कि ये मेरा पार्ट है, ये अब इसके साथ मुझे रहना है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी हमने अच्छे तरीके से उसके बिहेवियर को टैकल करना है, क्योंकि छोटे बच्चों से ही ये चीज शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि समहाउ ये जब हियरिंग एड यूज करते हैं तो बच्चों के कानों के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पीप वाले दाने बन जाते हैं, तो उसकी क्या रीजन है? क्या वो कंटिन्यूसली यूज से होता है या उस सूरत में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बात कर ये होता है कि जो इसमें मोल्ड भी जो यूज किया जाता है ना बच्चों की जो फिटिंग होती है, बात का तो उसकी खराबी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बंद रहने की वजह से भी हो सकता है कि कान में एयर ही ना जा रही हो। तो इसमें बेहतर ये होता है कि थोड़ा थोड़ा बीच में गैप भी दे दिया करें, ठीक है, यानी कि 2-4 घंटे लगाया, फिर 5-10 मिनट के लिए गैप दे दिया, फिर ये लगाया, फिर थोड़ा बहुत गैप दे दिया, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो वो बीच में गैप देते रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और बाकी अगर भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो या तो अपने ऑडियोलॉजिस्ट से चेकअप वगैरह करवा लें, नहीं तो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको चेकअप करवा लें। तो और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, बड़ा लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, लेकिन एक बंडल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बहुत ज्यादा अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अली साहब, अच्छा, मैं एक मिनट में एक लास्ट एक चीज बता दूं कि जब हियरिंग एड्स वगैरह यूज जो कर रहे होते हैं पेरेंट्स, तो बहुत बार उन्होंने भी नोट किया होगा कि हियरिंग एड कान पे लगा हुआ होता है और सीटी की आवाज जो है वो एक उनको मुसलसल बाहर तक आ रही होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट भी डिस्टर्ब होता है और जो दूसरे जो घर वाले जो मेंबर्स होते हैं उनको भी परेशानी होती है, ठीक है। तो उसके मैं 1-2 सॉल्यूशंस मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो सीटी की जो आवाज है ना
वो जो है या तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए, उसकी वजह से भी आ सकती है, ठीक है। या दूसरा कान में जो मोल्ड है उसकी फिटिंग सही बैठी हुई ना हो, उसकी वजह से भी आ सकती है। और बच्चों में ये होता है कि क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो जो फिटिंग होती है उसका साइज वहीं पे ही रहता है, उसने तो बड़ा नहीं होना होता खुद ब खुद, ठीक है। तो बात का ये होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो साइज वही रहता है, तो फिर ये कि जब कान बड़ा हो जाता है तो फिर वो गैप एक आ जाता है कान के कनाल में और उसके मोल्ड में, ठीक है। तो उसकी उसकी वजह से भी फीडबैक आ रहा होता है। तो तकरीबन ये कि 6 महीने के बाद एक दफ़ा अपना जो मोल्ड है या तो वो चेंज करवा लिया करें ताकि फिटिंग के मुताबिक वो फिट रहे, ठीक है। और बस वॉल्यूम की वजह से भी हो सकती है, और अगर कान में सही बैठा हुआ भी ना हो कि फिटिंग जो है इसकी जो बनी हुई होती है मोल्ड की वो आपने सही कान में बैठानी होती है। तो ये 2-3 वजूहत होती हैं जिनकी वजह से ये फीडबैक आता है। और फिर ये होता है कि जब फीडबैक आता है तो उससे आवाज़ भी सही पेशेंट को नहीं जा रही होती। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कह ली आपने कि मोस्टली या तो हियरिंग एड चेक करवाए हुए ज़माना गुज़र जाता है या हियरिंग टेस्ट करवाए हुए ज़माना गुज़र जाता है। इसी तरीके से आई थिंक हियरिंग टेस्ट का भी आप रिकमेंड करेंगे हमें? हाँ, बिल्कुल। ये तकरीबन जो है 6 महीने बाद ना अपना एक दफ़ा ये हियरिंग एड भी चेक करवा लेना चाहिए और हियरिंग टेस्ट भी रिपीट करवा लेना चाहिए कि अगर तो कोई ऊपर नीचे कोई फ्रीक्वेंसीज़ में आ रहा हो तो उसका दोबारा प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, ठीक है। और ये भी देखना होता है कि आया कि लॉस भी बढ़ तो नहीं रहा, या बाद कुछ पेशेंट्स में बेहतरी आ जाती है, कुछ में ज़्यादा भी हो जाता है और कुछ में ज़्यादातर में स्टेबल ही रहता है, ठीक है। तो ये कि तकरीबन 6 महीने बाद हियरिंग एड भी और अपना हियरिंग टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया। अली के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार इसलिए भी हैं कि वो ना सिर्फ अवेयरनेस में हमारा साथ देते हैं बल्कि हमारे बच्चों के ऑफ एंड ऑन हियरिंग टेस्ट भी करते रहते हैं, उनका एग्जामिन करते रहते हैं कि कहाँ मसला है, ताकि हम पेरेंट्स को गाइड कर सकें। और स्पेशली बहुत शुक्रिया अदा करूँगी वेलबींग के प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। आप लोगों के लिए इतनी ही कहना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि इस फील्ड में अगर आप अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हैं या एज ए टीचर काम कर रहे हैं तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें तमाम प्रोफेशनल्स को मिल के काम करना होता है। और ऐसा नहीं है कि हम ये काम किसी का समझे बल्कि उस काम से हमें भी अवेयरनेस लेनी होती है ताकि हम देख सकें, स्क्रीन आउट कर सकें। और बीइंग अ पेरेंट्स तो वैसे ही आधे डॉक्टर बन जाते हैं जब बच्चे के साथ काम करते हैं या किसी बीमारी को घर में डील करते हैं। तो आपको अगेन ये कहेंगे कि कोई भी लर्निंग के फॉरम को मत छोड़ें, सीखते रहें, सिखाते रहें, यही अवेयरनेस फैलाते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ आपके साथ हम ज़रूर अपनी तजर्बे को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।